हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 की इकोनॉमिक्स की बुक को कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है डेटा विश्लेषण के लिए बुनियादी कंप्यूटेशनल तकनीक। हम इस बुक में ऑलरेडी 6 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 7 को पढ़ने वाले हैं और मैं आपको बता दूँ कि चैप्टर नंबर 7 जो है आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो एवरीवन, आपका जो चैप्टर नंबर 7 है उसका नाम है प्रतीपगमन विश्लेषण, यानी कि आज हम इस चैप्टर में प्रतीपगमन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सहसंबंध का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि दो संबंधित श्रेणियों में कितना और किस प्रकार का संबंध है। यानी कि जब भी हम सहसंबंध के बारे में बात करेंगे तो वो हमेशा ये दिखाता है कि दो या दो से अधिक श्रेणियों में किस प्रकार का संबंध है। ठीक है, लेकिन एक श्रेणी के निश्चित मूल्य के आधार पर दूसरी आश्रित श्रेणी के तत्सवाड़ी मूल्य का सर्वोपयुक्त अनुमान लगाने के लिए प्रतिगमन विश्लेषण करना आवश्यक होता है। यानी कि हम इसमें बात करेंगे कि एक जो चीज़ है वो दूसरी चीज़ पर कितनी तरीके से निर्भर करती है। यानी कि अगर इसमें कोई चेंजेस होते हैं तो इस चेंजेस का इस दूसरी वाली वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस सब का जो विश्लेषण होता है वो प्रतीपगमन विश्लेषण में किया जाता है। ठीक है, प्रतीपगमन को समाश्रण भी कहा जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक जो है वो दूसरे पर आश्रित है, यानी कि एक दूसरे पर आश्रय करती है, तो ये समाश्रण इसी वजह से कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण मुद्रा की पूर्ति के सूचकांक तथा सामान्य मूल्य स्तर सूचकांक के सहसंबंध गुणांक की सहायता से हमें यह पता चलता है कि मुद्रा की मात्रा और मूल्य के स्तर में किस दिशा में और कितना संबंध है। परंतु दोनों श्रेणियों के प्रतिगमन विश्लेषण द्वारा यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि मुद्रा की निश्चित मात्रा होने पर सामान्य मूल्य स्तर कितना होगा। यानी कि बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें अनुमान लगाते हैं कि अगर इस चीज़ पर यह इफेक्ट पड़ रहा है तो दूसरी वाली चीज़ पर इसका कितना और कैसा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी अनुमान को हम एक तरीके से प्रतिगमन कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रतीपगमन सांख्यिकी विश्लेषण की यह विधि है जिसके द्वारा एक चर के किसी ज्ञात मूल्य से संबंधित दूसरे चर का संभाव्य मूल्य अनुमानित किया जा सकता है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि हम संभावना की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी संभाव्य जो मूल्य होता है उसका अनुमान लगाया जाता है सिर्फ। ठीक है, प्रतीपगमन शब्द का अर्थ है वापस लौटना या पीछे हटना। ठीक है, सांख्यिकी में इस शब्द का प्रयोग प्रथम 19वीं शताब्दी में सर फ्रांसिस गैलेटन नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपने शोध लेख में लगभग 1000 पिताओं तथा उनके पुत्रों के कद के अध्ययन के आधार पर यह महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि पिता पुत्रों की ऊंचाई में परस्पर घनिष्ठ संबंध था, फिर भी सामान्य माध्य से दोनों के विचलनों में काफ़ी अंतर पाया गया। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो प्रतीपगमन का जो यूज़ है वो सर फ्रांसिस ग्लूटन ने किया था। एंड ग्लूटन ने ये भी एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, उन्होंने 1000 से ज़्यादा पिता और उनके पुत्रों की जो हाइट होती है उस पर अध्ययन किया और देखा कि उनमें किस तरीके का संबंध है। तो उसमें आपस में घनिष्ठ संबंध था, फिर भी अगर मध्य विचलन निकाला जाए तो उसमें अंतर देखने को मिला। ठीक है, समस्त जाति की मध्य ऊंचाई से पिताओं की ऊंचाई के विचलनों की अपेक्षा पुत्रों की ऊंचाई के विचलन कम थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पिताओं के जो विचलन था वो ज़्यादा था और पुत्रों की ऊंचाई का जो विचलन था वो कम था। पिताओं की ऊंचाई समग्र की सामान्य ऊंचाई से कम या अधिक होती थी, परंतु पुत्रों की ऊंचाई समग्र की ऊंचाई के काफ़ी निकट होती थी। यानी कि अगर पिताओं की ऊंचाई देखी जाए तो सभी की अलग अलग तरीके की देखी गई, पर जब पुत्रों की ऊंचाई की बात हुई तो वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर देखी गई। ठीक है, पुत्रों की ऊंचाई के सामान्य माध्य के निकट वापस जाने की इस प्रवृत्ति को ही फ्रांसिस ग्लैटन ने प्रतीपगमन कहा। यानी कि फ्रांसिस ग्लैटन जो है उन्होंने इसे प्रतीपगमन कहा। ठीक है, आधुनिक सांख्यिकी में प्रतीपगमन की धारणा केवल पित्रागत विशेषताओं के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसका प्रयोग सभी क्षेत्रों में किया जाता है जिनमें दो या दो से अधिक संबंधित श्रेणियों में विभिन्न पदों के मूल्य की सामान्य माध्य और वापस जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि जिसमें भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एक में परिवर्तन हुआ तो दूसरे में भी परिवर्तन हुआ, और जैसे ये नॉर्मल होगी तो ये भी नॉर्मल हो जाएगी। तो वैसे ही जब भी इस तरीके का रिलेशन देखने को मिलता है किसी भी चीज़ में, तो हम उसमें प्रतीपगमन की धारणा को लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रतीपगमन के आधार
आधार पर सामाजिक, आर्थिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं के माध्यम संबंध का विश्लेषण करके एक पद के मूल्य से संबंधित दूसरा आश्रित मूल्य अनुमानित किया जा सकता है। यानी कि अगर एक मूल्य है उसमें चेंजेस हो रहे हैं तो उसकी वजह से जो दूसरा पद है ना उसमें भी चेंजेस होते हैं, तो इसी को हम आश्रित मूल्य कहते हैं। तो इस आश्रित मूल्य में कितने चेंजेस हो सकते हैं, इस चीज़ का अनुमान लगाना ही प्रतीपगमन कहलाता है। ठीक है। वेलिस तथा रॉबर्ट्स ने ठीक कहा है कि अक्सर यह ज्ञात करना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि दो या दो से अधिक घटनाओं में वास्तविक संबंध क्या है, जिससे एक चर मूल्य के ज्ञान के आधार पर दूसरे चर मूल्य यानी कि जो आश्रित है उसका पूर्वानुमान लगाया जा सके। और इस प्रकार की स्थिति में प्रयोग की जाने वाली उपयुक्त तांत्रिक जो विधि है उसको प्रतीपगमन विश्लेषण कहते हैं। ठीक है। यानी कि इसके लिए जो भी विधि का हम उपयोग करते हैं उसको प्रतीपगमन विश्लेषण कह सकते हैं। इसके अलावा ब्लेयर के अनुसार मूल इकाई के रूप में दो या दो से अधिक चरों के पारस्परिक औसत संबंध की माप ही प्रतीपगमन कहलाती है। यानी कि दो चीज़ें ले लो, उनके औसत के बीच में जो संबंध होगा उसको जानने के लिए जो यूज होती है विधि उसको हम प्रतीपगमन कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक व व्यावसायिक जगत में प्रतीपगमन की अत्यधिक व्यवहारिक उपयोगिता है। यानी कि आर्थिक और व्यावसायिक जगत में हम देख सकते हैं कि प्रतीपगमन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ज़्यादातर हम मांग और जो वस्तु का उत्पादन है उस पर फोकस करते हैं या फिर मांग और जो कीमत है उस पर फोकस करते हैं। तो इन सब चीज़ों में एक रिलेशन होता है, एक को रिलेशन होता है जो हम प्रतीपगमन के द्वारा जान सकते हैं। ठीक है। प्रबंध अधिकारियों द्वारा व्यवसाय के नियंत्रण उपकरण के रूप में प्रतीपगमन विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रविधि के आधार पर उचित व्यावसायिक निर्णय लेना सरल हो जाता है तथा उस निर्णय को व्यावहारिकता की कसौटी पर परखा जा सकता है। उदाहरण के लिए इसके द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि यदि किसी वस्तु के उत्पादन या पूर्ति में निश्चित मात्रा में वृद्धि या कमी हो जाए तो उसके मूल्य में संभावित परिवर्तन कितनी मात्रा में होगा। यानी कि अगर हम ये कह सकते हैं एक वस्तु बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर उत्पादित हो गई तो डेफिनेटली उसकी जो मात्रा है, उसकी जो कीमत है मार्केट में वो गिर जाएगी। बट अगर वस्तु है उसकी सिर्फ 3-4 ही चीज़ें बनी हैं, ठीक है, ज़्यादा उसके प्रोडक्ट्स है नहीं, तो उसकी जो कीमत होगी वो ज़्यादा होगी। तो उत्पादन के आधार पर हम कीमत का एक अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। इसके लिए इसी प्रकार यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि सामान्य मूल्य स्तर में निश्चित वृद्धि होने पर जीवन निर्वाह व्यय कितना बढ़ जाएगा। और जैसे ही किसी वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ती है, उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो लोगों का जो व्यय है वो भी बढ़ेगा। ठीक है। तो इसी तरीके से इनके बीच में भी एक सहसंबंध है जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है। सहसंबंध एवं प्रतीपगमन में अंतर। तो देखिए यहाँ पे सहसंबंध और प्रतीपगमन में अंतर बताया गया है। सहसंबंध और प्रतीपगमन में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर क्या है? संबंध की मात्रा व प्रकृति। सहसंबंध में दो या दो से अधिक चरों में पारस्परिक औसत संबंध की मात्रा का पता चलता है, जबकि प्रतीपगमन में इस संबंध की प्रकृति स्पष्ट करता है। यानी कि देखिए सहसंबंध क्या होगा, वो ये दिखाएगा कि कितना संबंध है, यानी कि मात्रा बताएगा संबंध की। बट ये जो है ये प्रकृति दिखाएगा कि हाँ ये जो संबंध है ये किस प्रकार का है। यह बतलाता है कि एक चर के औसत मूल्य के तत्सवादी दूसरे चर का संभाव्य औसत मूल्य क्या होगा। यानी कि अगर एक चर के औसत मूल्य में परिवर्तन हो रहा है तो दूसरे चर का जो औसत मूल्य है उसमें संभवतः कितना चेंज हो सकता है। वो टोटली नहीं बताता कि हाँ इतना ही चेंज है, वो सिर्फ एक अनुमान लगाता है। ठीक है। वेनर हिट्स के शब्दों में जबकि सहसंबंध विश्लेषण दो या दो से अधिक घटनाओं के सह परिवर्तन की घनिष्ठता की जांच करता है, प्रतीपगमन विश्लेषण इस संबंध की प्रकृति व मात्रा की माप करके हमें भावी अनुमान की क्षमता प्रदान करता है। यानी कि देखिए यहाँ पे जांच होती है, सहसंबंध के बारे में बताया जाता है, जबकि प्रतीपगमन में सिर्फ और सिर्फ उसका अनुमान लगाया जाता है। ठीक है। चलिए दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं, कारण परिणाम संबंध। यह संबंध विश्लेषण चर मूल्यों के कारण परिणाम संबंध को अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। दो चरों में अत्यधिक मात्रा का सहसंबंध होने से यह प्रमाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता कि एक कारण और दूसरा परिणाम है, परंतु प्रतीपगमन विश्लेषण में एक चर स्वतंत्र माना जाता है जिसके लिए मूल्य प्रदत्त होता है और दूसरा आश्रित यानी कि चर मूल्य होता है जिसका अनुमान लगाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सहसंबंध जो होता है उसमें ये नहीं पता होता कि कौन सा कारण है और कौन सा परिणाम है। बट अगर हम प्रतीपगमन की बात करें तो हम एक को स्पष्ट रूप से कारण मानते हैं और दूसरे को स्पष्ट रूप से उसका परिणाम मानते हैं। ठीक है। यानी कि परिणाम को हम हमेशा सोचते हैं, इसके लिए हम जस्ट प्रेडिक्शन करते हैं, अनुमान लगाते हैं, और ये जो कारण होता है ये हमें साफ जाहिर होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए स्वतंत्र चर कारण और आश्रित चर जो होता है वो परिणाम होता है। यानी कि जो स्वतंत्र है वो तो होगा कारण और जो आश्रित है इस पर उसको हम क्या बोलेंगे, परिणाम बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद दो संबंधित समंक श्रेणियों में प्रतीपगमन का विश्लेषण अधिकतर
अधिकतर बिंदु रेखीय रीति द्वारा किया जाता है, यानी कि हम अगर प्रतिगमन विश्लेषण करेंगे तो बिंदु रेखीय रीति से करेंगे, ठीक है। एक्स तथा वाई श्रेणी के चर मूल्यों को बिंदु रेखा पर अंकित करने से एक विशेष चित्र या बिंदु चित्र बनाया जाता है। देखिए हम क्या करते हैं, जैसे इस तरीके से कोई प्रतिगमन बन रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तरीके का रिलेशन अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो इसको हमें बाद में रेखा से मिलाना पड़ता है, ठीक है। तो प्रतिगमन में हम इस तरीके से बिंदु रेखीय रीति का प्रयोग करते हैं, जिसे बिंदु चित्र भी कह सकते हैं, ठीक है। इस चित्र पर अंकित विभिन्न बिंदुओं के बीच से गुजरती हुई दो सर्वप्रयुक्त रेखाएं खींची जाती हैं, यानी कि यहाँ पे हमें दो रेखाएं खींचनी होती हैं, क्योंकि ये दो चीज़ों के बारे में बताता है। ये रेखाएं ही प्रतिगमन रेखाएं कहलाती हैं, तो इन रेखाओं को हम प्रतिगमन रेखाएं कहते हैं, ठीक है। ये रेखाएं सरल होती हैं तो प्रतिगमन रेखाएं कहलाती हैं। इन सरल प्रतिगमन रेखाओं के समीकरण एक घातीय होते हैं, यानी कि जो भी रेखा होती है ना, इनके जो समीकरण होते हैं वो एक घातीय होते हैं, यानी कि ना तो द्विघातीय होंगे ना ही त्रिघातीय होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक घातीय होंगे, ठीक है। एक्स तथा वाई की प्रतिगमन रेखा का समीकरण वाई सी बराबर ए प्लस बी इंटू एक्स तथा एक्स की वाई प्रतिगमन समीकरण जो होगा वो एक्स का प्रतिगमन है, ए प्लस बी इंटू वाई होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा एक्स का प्रतिगमन और ये था हमारा वाई का प्रतिगमन, ठीक है। यह बिंदु चित्र पर खींची जाने वाली सर्वप्रयुक्त रेखाएं सरलित वक्र, यानी कि बिल्कुल स्मूथ रूप से चलने वाली के रूप में होता है। उन वक्रों द्वारा प्रस्तुत प्रतिगमन वक्रीय रेखा कहलाता है, यानी कि हम इसे वक्र रेखीय भी कह सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं प्रतिगमन विश्लेषण की रीतियां, यानी कि हम किस किस रीति से इसको प्रयोग में ला सकते हैं। पहली जो होती है वो रेखीय रीति होती है, यानी कि प्रतिगमन रेखाओं द्वारा। दूसरा प्रतिगमन समीकरण द्वारा, ये तो होता है अलजेब्रिक, यानी कि इसमें हम रेखाएं वगैरह नहीं खींचते, इसमें हम बस फॉर्मूलेज का यूज़ करते हैं और निकाल लेते हैं। और दूसरी वाली में हम क्या करते हैं, इसमें हम रेखाओं का यूज़ करते हैं और वक्र बनाते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं बिंदु रेखीय विधि। सबसे पहले हम बिंदु रेखीय विधि, इस विधि के अंतर्गत हम सभी बिंदुओं को एक बिंदु रेखा पर अंकित करते हैं। अंकित बिंदु एक विशेष चित्र या बिंदु चित्र जैसा बनाता है, यानी कि ये क्या करता है, ये एक विशेष चित्र या फिर बिंदु चित्र बनाता है, इसको हम बिंदु चित्र कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। इन अंकित बिंदुओं के बीच एक प्रतिगमन रेखा इस प्रकार खींची जाती है कि इस रेखा के ऊपर बिंदुओं की रेखा से दूरी और नीचे बिंदुओं की दूरी समान हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो रेखा है उसके बीच का डिफरेंस तो हमने ज़्यादा रख दिया और यहाँ पे देखिए यहाँ ज़्यादा और यहाँ कम, ऐसा नहीं रख सकते। तो जो दोनों रेखाओं के बीच का डिफरेंस होता है वो हमें समान रखना होता है, ठीक है। यह रेखा खाली हाथ एवं एक स्केल से खींची जा सकती है, यानी कि हम सीधी भी खींच सकते हैं ओनली हम अपने फ्री हैंड से, बट अगर हम फ्री हैंड से सीधी रेखा ना खींच पाएँ तो हमें स्केल का यूज़ करना होता है। यह रीति ज़्यादा प्रयोग नहीं की जाती, यानी कि इस वाली रीति का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है। दो श्रेणियों के पारस्परिक मध्य संबंध को प्रकट करने वाली सर्वप्रयुक्त रेखाओं को प्रतिगमन रेखाएं कहा जाता है, यानी कि ये जो दो रेखाएं हैं ना, जो ये संबंध दिखा रही हैं, इनको हम प्रतिगमन रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं एक श्रेणी के मध्य मूल्यों से संबंधित दूसरी श्रेणी के एक रेखा y का x पर प्रतिगमन प्रकट करती हैं, यानी कि y का x पर प्रतिगमन प्रकट करेंगी। और इसी तरीके से इस रचना x को स्वतंत्र चर मूल्य और y को आश्रित चर मूल्य दिखाएंगी, यानी कि एक को तो वो स्वतंत्र दिखाएंगी और दूसरे को क्या दिखाएंगी, आश्रित दिखाएंगी, ठीक है। इसकी सहायता से x के दिए हुए औसत मूल्य के समकक्ष y का सर्वोत्तम माध्य मूल्य अनुमानित किया जा सकता है, यानी कि x के माध्य मूल्य से हम जो y है उसके माध्य मूल्य का एक अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी रेखा y का x पर प्रतिगमन भी व्यक्त करती है, यानी कि अगर हम दूसरी रेखा को अगर हम मूल मान लें और हम उस पर x का प्रतिगमन देखें तो वो भी दिखाता है ये, ठीक है। इस रचना में y को स्वतंत्र चर माना जाएगा और x को आश्रित चर माना जाएगा तथा इस रेखा के आश्रित के आधार पर y को दिए हुए निश्चित माध्य मूल्य से संबंधित x को सर्वप्रयुक्त माध्य मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। इन रेखाओं को खींचते समय आश्रित श्रेणी के मूल्यों को उनके माध्य के अधिक से अधिक निकट रखा जाता है, यानी कि जो आश्रित मूल्य होते हैं ना उनके अधिक से अधिक निकट रखना होता है ताकि श्रेणियों के बीच में अंतर ना आए। अतः दो श्रेणियों के लिए दो या दो से अधिक प्रतिगमन रेखाओं का होना आवश्यक है, यानी कि अगर दो श्रेणियां हैं तो उसमें दो या दो से अधिक प्रतिगमन रेखाओं का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है।
प्रतीपगमन रेखाएं वे सर्वप्रयुक्त रेखाएं होती हैं जिनकी रचना न्यूनतम वर्ग की मान्यता के आधार पर की जाती है। यानी कि ये ऐसी रेखाएं हैं जिनकी जो रचना है वो न्यूनतम वर्ग की मान्यता के आधार पर होती है। ठीक है, इसमें हमें हाईएस्ट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं होती, हम न्यूनतम के आधार पर ही इसको कर सकते हैं। न्यूनतम वर्ग नीति के अनुसार खींची जाने वाले ये रेखा ऐसी होनी चाहिए जिससे विभिन्न बिंदुओं के विचलनों के वर्गों का जोड़ न्यूनतम हो। यानी कि हमें क्या करना होता है, सारे न्यूनतम मूल्यों का जोड़ करना होता है। बिंदुओं से रेखा तक के विचलनों का माप दो प्रकार से किया जा सकता है। एक क्षैतिज रूप से, यानी कि हम हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, और एक पैरेलल यानी कि एक्सिस रूप से भी कर सकते हैं, यानी कि वर्टिकली भी कर सकते हैं। ठीक है, लंबवत भी कर सकते हैं, अर्थात कोटि अक्ष के समांतर। ठीक है, दोनों प्रकार से विचलनों के वर्गों के अलग अलग जोड़ न्यूनतम करने के लिए दो रेखाओं का होना आवश्यक होता है। तो इसी वजह से या तो हम हॉरिजॉन्टल ले लें उसको या फिर हम वर्टिकल ले लें, तो हमें इसी प्रकार से दो रेखाओं का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्स की वाई पर प्रतिगमन रेखा इस प्रकार खींची जाती है कि विभिन्न बिंदुओं से उस रेखा तक के क्षैतिज विचलनों के वर्गों का जोड़ न्यूनतम हो जाए। यानी कि हम एक्स से वाई की तरफ प्रतिगमन की रेखा खींचेंगे और फिर y से x की तरफ प्रतीपगमन की रेखा खींचते हैं। ठीक है, प्रतीपगमन की रेखाओं का क्या कार्य होता है अब ये देख लेते हैं, क्योंकि ये रेखाएं क्या काम करती हैं ये भी तो पता होना चाहिए हमें। तो सबसे पहला जो काम होता है सर्वप्रयुक्त अनुमान। तो ये रेखाएं जो होती हैं ये सर्वप्रयुक्त अनुमान लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, कि x का y पर प्रतीपगमन कैसा है और y का x पर प्रतीपगमन जो है वो कैसा है। उसके बाद है सहसंबंध की मात्रा व दिशा का ज्ञान। यानी कि ये दिखाती हैं कि किस तरीके का सहसंबंध है, उसकी कितनी मात्रा है, या फिर उसका जो सहसंबंध है ना वो आगे किस दिशा में जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो अनुमान होते हैं वो ये लगाती है। तो अनुमान कैसे कैसे, जैसे कि धनात्मक होगा। धनात्मक कैसे होता है, जब दो प्रतिगमन रेखाएं चित्रों बाएं निचले कोने से दाहिने ऊपरी कोने की ओर बढ़ती हैं तो एक्स और वाई में धनात्मक से संबंध होता है। यानी कि क्या होगा, जब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगी तो इनमें पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगा। उसी तरीके से ऋणात्मक है, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ये नीचे की ओर आता है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ऋणात्मक कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है पूर्ण सहसंबंध, यानी कि एक रेखा वाला। जब भी रेखा सीधी होती है तो उसको हम पूर्ण सहसंबंध बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पूर्ण सहसंबंध एक रेखा। ठीक है, यानी कि अब हम एक रेखा के बारे में बात करेंगे। जब विषेप चित्र पर प्रांकित विभिन्न बिंदु एक ही सीधी रेखा में हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेती हैं। यानी कि देखिए क्या होगा, अगर एक रेखा ऐसी है तो दूसरी रेखा भी क्या होगी, इसके ऊपर से ही होगी, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही रेखा होता है, यहाँ पूर्ण सहसंबंध होता है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जब भी रेखाएं जो है वो दोनों एक दूसरे को ढक लेंगी तो उसी को हम पूर्ण सहसंबंध या फिर एक रेखा वाला सहसंबंध बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए सहसंबंध का अभाव, जब कोई स्थिति ना हो। और देखिए इसमें क्या होता है कि जो दोनों रेखाएं होती है ना वो एक बार एक दूसरे को समकोण पे काटती है। यानी कि देखिए एक रेखा ऐसे जा रही है तो एक रेखा ऐसे जा रही है, देखिए बन रहा है ना 90 डिग्री का एंगल, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो जब भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा यानी कि समकोण बनेगा तो उसमें कोई भी सहसंबंध नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमित सहसंबंध। सीमित सहसंबंध से मतलब है दोनों प्रतिगमन रेखा एक दूसरे के जितने निकट होंगी एक्स और वाई में उतना ही अधिक सहसंबंध होगा। यानी कि रेखा जितना पास होंगी उतना ज़्यादा सहसंबंध होगा और जैसे ही दूर चली जाएंगी तो उतना ही सहसंबंध जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यह है कि सीमित होना, कभी बढ़ जाना और कभी घट जाने को बोल सकते हैं कि हम सीमित सहसंबंध है। उसके बाद देखिए बीजगणितीय विधि। हम जो है अब बीजगणितीय विधि को देखते हैं, ये न्यूमेरिकल वाली है। तो बीजगणितीय विधि में भी दो प्रकार होते हैं, प्रतिगमन समीकरण और प्रतिगमन गुणांक। इन दोनों के ही फॉर्मूलेज हैं, आपको थोड़े थोड़े फॉर्मूलेज अच्छे से पता होने चाहिए, एटलीस्ट एक एक फॉर्मूला तो दोनों का पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिगमन समीकरण को देख लेते हैं। समीकरण क्या होता है, इक्वेशन टाइप जो बनता है। ठीक है, तो समीकरण वाला जो है वो कैसे करना है। प्रतिगमन समीकरण प्रतिगमन रेखाओं के बीजगणितीय स्वरूप है, यानी कि हम इसे बीजगणितीय स्वरूप कह सकते हैं। रेखाओं की तरह ये समीकरण भी दो होते हैं। ठीक है, पहला होगा रिग्रेसिव इक्वेशन ऑफ एक्स अपॉन वाई, यानी कि पहला क्या होगा, जो इक्वेशन एक्स है वो वाई के ऊपर जो है वो किस तरीके का सहसंबंध बनाएगी। ठीक है, इसकी सहायता से y के दिए हुए मूल्य को तत्समवादी तथा सर्वोत्तम मध्यक मूल्य ज्ञात किया जाता है तथा रेखा चित्र इस पर समीकरण के मूल्य को प्रांकित करने से x की y पर प्रतिगमन रेखा प्राप्त की जा सकती है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इस वाले मेथड को यूज करके ये निकाल सकते हैं कि x का y पर कितना प्रतिगमन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक समीकरण भी है, यानी कि एक इक्वेशन दी गई है, प्रतिगमन को निकालने के लिए a + by कर लेते हैं हम। और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y अपॉन x, यानी कि y का x पर प्रतिगमन। अब तक हमने क्या देखा था कि x का y पर प्रतिगमन, अब हम देखेंगे कि y का x पर प्रतिगमन। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए।
इसके आधार पर x के तत्संबंध y के सर्वप्रयुक्त मूल्य का अनुमान लगाया जाता है और y की x पर प्रतिगमन रेखाएं खींची जाती हैं। यानी कि इसमें हम ये देखते हैं कि y का जो x है उस पर कितना प्रतिगमन है या कैसा प्रतिगमन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिगर भी बताया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए ऊपर लिखित समीकरण में a वे b अचर मूल्य कहलाते हैं। यानी कि a और b जो होते हैं वो अचर मूल्य होते हैं जो कि कभी चेंज नहीं होते, हमें a और b जो है वो ऐसे ही रखने होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रथम अचर मूल्य a अनंत खंड है, अर्थात यह वह बिंदु है जिस पर प्रतिगमन रेखा कोटि अक्ष पर स्पर्श करती है। दूसरे शब्दों में रेखाचित्र पर मूल्य बिंदु से कोटि अक्ष यानी कि y एक्सिस पर प्रतिगमन रेखा से स्पर्श बिंदु का अंतः खंड कहलाता है। यानी कि x से लेके y के बीच में जो रेखा का जो स्पर्श बिंदु होता है ना, उसी को हम अतः खंड कह सकते हैं। ठीक है, जब a का मूल्य धनात्मक होता है तो y एक्सिस को मूल्य बिंदु o के ऊपर की ओर स्पर्श करती है तथा a ऋणात्मक होने पर रेखा का कोटि अक्ष स्पर्श बिंदु O के नीचे की ओर जाता है। यानी कि देखिए जब भी A जो होगा वो पॉजिटिव होगा तो वो O के ऊपर से जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, बट जब भी ऋणात्मक होगा तो वो नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अचर मूल्य b प्रतिगमन रेखा की ढाल को प्रदर्शित करता है। यानी कि इस तरीके से जो ढाल आती है ना उसको प्रदर्शित करता है। इसे प्रतिगमन गुणांक भी कहते हैं। तो प्रतिगमन गुणांक जो होगा वो हमेशा b से निकाला जाएगा। इसे यह ज्ञात होता है कि x में इकाई का परिवर्तन होने से y में कितना परिवर्तन होगा। यानी कि अगर x की इकाई में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है तो उससे y की इकाई में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, यदि b का मूल्य धनात्मक है तो रेखा का ढलान बाएं से दाएं ओर होगा। देखिए क्या होगा, बाएं से दाएं ओर होगा, यानी कि उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ होता है। ठीक है, बट अगर ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, वो सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ होगा। ठीक है, बस इसी तरीके से ये चलती हैं। तो प्रतिगमन का जो समीकरण है वो भी दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रतिगमन बराबर होता है a + b × x के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे दो फॉर्मूलाज हैं, आपको ये दोनों ही फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला है सिग्मा y na + b सिग्मा x और दूसरा जो फॉर्मूला है वो सिग्मा एक्स वाई का है। इसमें a सिग्मा x + b सिग्मा x² निकालना पड़ता है हमें। ठीक है, तो प्रतिगमन समीकरण के लिए और भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, प्रतिगमन समीकरण ये y का था और यहाँ पे ये x का है। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, एक y का है और एक x का है। जब हम y का निकालेंगे तो दोनों जगह y लेंगे, बट जब x का निकालें तो हमें यहाँ पे x लेना पड़ेगा। देखिए जब हम y का निकालेंगे तो यहाँ पे हमें y लेना पड़ेगा और यहाँ पे जब हम गुणांक करेंगे तो दोनों का ही गुणांक होता है। बट जब हम x का निकालेंगे तो प्रतिगमन में x को लेंगे और जब गुणांक करेंगे तो दोनों का ही गुणांक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ, एक क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे x दिया हुआ है इस वाली लाइन में, इसमें y है। तो यहाँ पे पहले हमें x और y निकालना होता है क्योंकि फॉर्मूले में x और y था, तो हमने x और y निकाल लिया। दोनों की गुणा करेंगे तो x y आ जाएगा। देखिए जैसे 6 9 जा 54 होता है और 11 2 जा 22 होता है, 10 5 जा 50 होता है। इसी तरीके से आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो x y निकल के आ जाएगा। इसके बाद क्या करना होता है, हमें x का स्क्वायर निकालना होता है एंड देन हमें y का स्क्वायर करना होता है। x का स्क्वायर ये रहा, तो देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ओ यहाँ पे ये 4 नहीं ये 5 दिया हुआ है। एक्चुअली आप इसको करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ये मिस प्रिंटेड है। 2 का स्क्वायर 4 होगा तो आप यहाँ पे इसे 4 कर लेंगे। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, उसके बाद 4 का 16 होता है एंड 8 का 64 होता है। ठीक है, उसके बाद हम y का स्क्वायर करेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए y है 9 है, 9 का 81 होगा स्क्वायर, 11 का 121 होता है, 5 का 25 होता है, देन 8 का 64 होता है और 7 का 49 होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको स्क्वायर कैसे निकालना है। अगर आपको स्क्वायर करना नहीं आता है तो आप जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है उसको उसी से गुणा कर दीजिए। मतलब कि आपको क्या निकालना है, जैसे कि आपको 9 है, 9 का स्क्वायर निकालना है तो यानी कि 9 को आपको 2 बार गुणा करना होगा 9 से। तो 9 की मल्टीप्लाई आप 9 से कर देंगे तो उसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए इसके बाद क्या है, यहाँ पे कुछ टर्म्स दी गई हैं जो टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज भी हैं। तो सबसे पहले टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b द फॉलोइंग टू नॉर्मल इक्वेशन आर टू बी सॉल्व। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले 2 इक्वेशंस बनानी है। पहली वाली इक्वेशन जो होगी वो हमारी प्रतिगमन को दिखाएगी, फिर ये जो होगी ये गुणांक को दिखाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉर्मल है, यहाँ पे ये गुणांक है, तो हमें दोनों ही इक्वेशन को रखना होता है। तो दोनों ही फॉर्मूलेज रखेंगे। अभी हमने जस्ट दोनों फॉर्मूले ऊपर पढ़े हैं। तो फॉर्मूला है, पहले वाला फॉर्मूला है na + b सिग्मा x। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास a सिग्मा x + b सिग्मा x²। दोनों फॉर्मूलेज को हम एज इट इज रख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है हमें वैल्यू को पुट करना है। सबसे पहले
पहले मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे आपको सिग्मा वाई की वैल्यू रखनी है, यानी कि यहाँ हम सिग्मा वाई की वैल्यू रखेंगे तो देखिए ये रही सिग्मा वाई की वैल्यू, ये रही सिग्मा एक्स की वैल्यू, ये रही सिग्मा एक्स वाई, ये रहा सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये रहा, ठीक है, और सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है वो ये है, ये सिग्मा वाई स्क्वायर है। आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ये सिग्मा वाई स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे हमने वाई का स्क्वायर किया था, तो ये सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू है ये वाली, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि फॉर्मूला में कैसे पुट करना है। यहाँ पे देखिए सिग्मा वाई रखना है हमें, तो सिग्मा वाई क्या होगा 40, तो हम 40 रखेंगे एज इट इज़। उसके बाद क्या करना है हमें एन ए, एन का मतलब होता है हमें टोटल नंबर्स रखने हैं, यानी कि 5 थे हमारे पास तो 5 रख दिए। ए की वैल्यू हमारे पास कहीं नहीं है तो इसीलिए हम ए को एज इट इज़ रखेंगे। उसके बाद हमें क्या रखना है, सिग्मा एक्स की वैल्यू रखनी है। देखिए सिग्मा एक्स का यहाँ पे 30 है तो हमने 30 रख दिया, और बी भी हमारे पास नहीं दिया हुआ है तो बी को हम ऐसे ही रखेंगे। और मैंने अभी आपको बताया था कि ए और बी जो होते हैं ये अचर होते हैं, ठीक है, अचर होते हैं यानी कि बदलेंगे नहीं। इसी वजह से यहाँ पे अगर ये वैल्यूज दे रखी हैं तभी हम वैल्यू पुट करेंगे, अदरवाइज हम इन्हें ऐसे ही रहने देंगे। दोनों की वैल्यूज हमें इक्वेशन में पुट करके निकालनी है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे वाले फॉर्मूले में रखेंगे सिग्मा एक्स वाई रखेंगे। तो देखिए सिग्मा एक्स वाई वैल्यू है 214, तो यहाँ पे हम 214 रखेंगे। इसके बाद सिग्मा एक्स की वैल्यू रखेंगे, सिग्मा एक्स की वैल्यू का है हमारे पास ये रही 30, तो 30 ए रखेंगे। तो उसके बाद हमें क्या रखना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखनी है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारे पास वो ये रही 220, ठीक है। और यहाँ पे बी कांस्टेंट है तो हम बी को एज इट इज रहने देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी 2 इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें क्या करना होता है, इसमें हमें दोनों को बराबर करना होता है, या तो हम बी को बराबर कर लें या ए को बराबर कर लें। देखिए इसमें बी कितना है 30 है, इसमें बी कितना है 220 है, और यहाँ पे अगर मैं ए की बात करूँ तो 5 है, और यहाँ पे ए की बात करूँ तो यहाँ पे 30 है। इसमें हमें क्या करना होता है, ए या बी को किसी एक को बराबर करना होता है। चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे बराबर करना है। तो चलिए इन्हें बराबर कर लेते हैं। इन्हें बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए हम यहाँ पे ए को बराबर कर रहे हैं, यहाँ पे ए 30 है, यहाँ पे ए 5 है। तो इसे बराबर करने के लिए अगर मैं ऊपर 5 में 6 की गुणा कर दूँ तो ये भी 30 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे 6 की गुणा करूँगी तो मुझे यहाँ भी 6 की गुणा करनी होगी और यहाँ पर भी 6 की गुणा करनी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 5 में गुणा करके ए को बराबर कर लूँगी। तो अगर मैं ऊपर गुणा करती हूँ किसी चीज़ की तो मुझे सभी संख्याओं में करनी होगी। तो इसी तरीके से अगर हम गुणा करते हैं तो ये 240 हो जाता है, ये 30 ए हो जाएगा और ये 180 बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा 30 ए है और ये यहाँ पे नीचे भी 30 ए है, तो 30 ए से 30 ए तो चला जाएगा, यानी कि यहाँ से हम इसे सिंपली काट सकते हैं बराबर करने के बाद, ठीक है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका जो ए है वो पूरी तरीके से कट जाएगा। अब बारी आती है बी की, यानी कि अब यहाँ पे सिर्फ बी बचेगा, तो यहाँ से हम आसानी से बी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करना है। तो बेसिकली जब इस तरीके की कोई भी इक्वेशन आती है, जब 2 इस तरीके की इक्वेशन आती हैं तो हम क्या करते हैं, या तो उन्हें जोड़ देते हैं या फिर उन्हें घटा लेते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है यहाँ पर इसको घटाएं, ठीक है। घटाने से जो क्वेश्चन होता है वो आसान हो जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे तो साइन चेंजेस हो जाएंगे, साइन हमारे सारे चेंज हो जाएंगे, यानी कि हम पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो अगर 180 बी में से हम 220 बी को माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस में 40 बी बचता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 240 में से अगर हम 214 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 26 बचेगा, और अगर इसको यहाँ से डिवाइड करना है, यहाँ से अगर हमें बी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ ये जो मल्टीप्लाई में है ना 40, ये हमें 26 के नीचे चाहिए, ठीक है। तो 26 अपॉन में 40 ये इस तरीके का दिखेगा कुछ आपको, 26 अपॉन में 40। आप जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.65। यहाँ पे हमें बी की वैल्यू पता चली है। अब हमें क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन में, यानी कि यहाँ से कोई भी एक इक्वेशन उठा सकते हैं, या तो पहली वाली या दूसरी वाली, इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठाइए और आप उसमें बी की वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए पहली वाली इक्वेशन को लिया गया है, इस वाली इक्वेशन को लिया गया है, यहाँ देखिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बी की वैल्यू को पुट किया गया है, जहाँ पे बी लिखा हुआ है ना वहाँ पे बस आपको 0.65 लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 40 का 40 ऐसे रखा, 5a है देन प्लस 30, एंड यहाँ पे b की वैल्यू यानी कि माइनस का 0.65 जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से आप a की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे b की वैल्यू निकली थी, फिर उसके बाद हमने a की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला में जस्ट इन्हें पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, a की वैल्यू रखनी है एंड b y की वैल्यू रखनी है, और आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे और भी
में एक आध क्वेश्चन और है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए प्रतिगमन गुणांक के बारे में देखते हैं। दो संबंधित श्रेणियों का प्रतिगमन विश्लेषण करते समय उनके दो प्रतिगमन गुणांक भी निकाले जाते हैं, यानी कि प्रतिगमन गुणांक भी निकालने होते हैं हमें। प्रतिगमन गुणांक वह अनुपात है जो बतलाता है कि एक श्रेणी के चर मूल्यों में एक परिवर्तन होने से दूसरी श्रेणी के चर मूल्यों में औसत कितना परिवर्तन होता है। यानी कि अगर एक मूल्य के किसी भी चर में एक का परिवर्तन हुआ है तो दूसरे मूल्य या दूसरा जो चर है उसमें औसतन कितना परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसको हम बीजगणितीय माप देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो तरीका है वो होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, यानी कि जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है एक्स का वाई पर। ठीक है, यह गुणांक एक्स की वाई पर प्रतिगमन रेखा की ढाल की माप है जो यह बतलाता है कि वाई में एक इकाई का परिवर्तन होने पर एक्स में कितना परिवर्तन होगा। यानी कि ये सिंपली ये दिखाएगा आपको कि अगर वाई में किसी एक इकाई का भी परिवर्तन हो रहा है ना तो उससे एक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आपके पास एक फॉर्मूला है जो कि है a प्लस बी एक्स वाई। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को लगा के ये प्रतिगमन गुणांक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक और फॉर्मूला दिया गया है, इसकी माप का सूत्र है ये, आप इसको भी याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा तरीका आता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एन, यानी कि जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है वो वाई का वो एक्स पर कैसा होता है। ठीक है, यह प्रदर्शित करता है कि एक्स श्रेणी में एक का परिवर्तन होने से वाई में कितना संभवतः परिवर्तन होगा। यानी कि ये दिखाएगा कि अगर x में परिवर्तन हो रहा है तो उसका y पर कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला है, आप इन दोनों फॉर्मूलेस को याद कर सकते हैं, ये y के लिए हैं। ठीक है, एक ही तरीके के हैं, बस यहाँ पे क्या है एक जगह y रख दिया गया है, एक जगह x रख दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, यानी कि यहाँ पे जो प्रतिगमन होता है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है सहसंबंध गुणांक दोनों प्रतिगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य होता है। यानी कि सहसंबंध जो होगा ना वो दोनों ही प्रतिगमन का गुणोत्तर माध्य होगा। यानी कि दोनों प्रतिगमन को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे उसका रूट निकाल लेंगे, तो वो हमारा सहसंबंध कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दोनों प्रतिगमन गुणांक धनात्मक या ऋणात्मक होंगे, या तो दोनों ही धनात्मक होंगे या दोनों ही ऋणात्मक होंगे। ठीक है, इसके बाद सहसंबंध गुणांक और प्रतिगमन गुणांकों का मान हमेशा एक ही होता है, यानी कि दोनों का मान एक होगा। ठीक है, प्रतिगमन गुणांक अलग अलग एक से अधिक मूल्य नहीं हो सकते, यानी कि दोनों का जो प्रतिगमन गुणांक है ना वो अलग अलग भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों का मूल्य एक से अधिक है तो दोनों का गुणनफल भी एक से अधिक होगा और वर्गमूल भी एक से अधिक होगा। यानी कि अगर दोनों का गुणांक अलग है तो वो दोनों एक से अधिक होंगे, उनका गुणनफल भी एक से अधिक होगा और उनका वर्गमूल जो होगा वो भी एक से अधिक होगा। बट अगर दोनों एक हैं तो उनका गुणांक भी एक होगा, उनका वर्गमूल भी एक ही होगा और उनका जो जोड़ है वो भी एक ही कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद दोनों प्रतिगमन गुणांक का औसत सहसंबंध गुणांक से सदा अधिक होता है, यानी कि दोनों का जो गुणांक का औसत है वो सहसंबंध गुणांक से हमेशा अधिक होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, आप इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं। दो क्वेश्चन हैं, आप इनको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं जब दोनों श्रेणियों के समांतर माध्य पूर्णांक में नहीं होते हैं तो किसी सुविधाजनक कल्पित माध्य से विचलन लेकर इन गुणांकों का निर्धारण करना चाहिए। जब कल्पित माध्य से विचलन के लिए जाएं तो गुणांक का निर्धारण इन सूत्रों द्वारा किया जाता है। यानी कि ये अभी बात हो रही है कल्पित माध्य की। अगर हमारे पास कल्पित माध्य है और हम गुणांक का निर्धारण करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। कल्पित माध्य का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एवरीवन, तो आप उसी फॉर्मूले के जरिए से इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और PYQs में अगर आपने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा है तो आप इसको ज़रूर याद करिएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अनुमान की प्रमाप त्रुटि, यानी कि इसमें भी तो त्रुटि देखने को मिल सकती है, कुछ ना कुछ एरर देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, प्रतिगमन रेखा से एक श्रेणी के दिए हुए चर मूल्य से संबंध दूसरी आश्रित श्रेणी के चर मूल्य का सर्वप्रयुक्त अनुमान लगाया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक जो है उससे जो दूसरे आश्रित है उसका सर्वप्रयुक्त अनुमान लगाया जाना होता है, यह ज्ञात करने के लिए कि हमारा अनुमान यथार्थ निकट है या नहीं है, यानी कि कितना पास है। इसीलिए हम त्रुटि निकालते हैं, हम ये देखते हैं कि सच में हमने जो अनुमान लगाया है वो ज़्यादा पास तो नहीं है, वो ज़्यादा पास है या ज़्यादा दूर तो नहीं है, हम इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो विक्षेप चित्र पर अंकित विभिन्न बिंदुओं के प्रतिगमन रेखा से निकाले गए अंतरों का प्रमाप विचलन
अनुमाप का प्रमाप विभ्रम कहलाता है। दूसरे शब्दों में आश्रित श्रेणी के वास्तविक मूल्यों और संगणित या प्रवृत्ति मूल्यों के विचलनों का औसत माप ही अनुमान या प्रमाप त्रुटि कहलाता है। यानी कि हम क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यूज को लेंगे, उनका औसत मूल्य निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमने जो करा है वो उसके आसपास कहीं है या नहीं। अगर ज़्यादा दूर है इसका मतलब हमने अनुमान ज़्यादा दूर लगा लिया, बट अगर वो आसपास आता है तो इसका मतलब हमारा जो अनुमान है वो सटीक है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि यह स्पष्ट या व्याख्या रहित विचरण मापक का वर्गमूल होता है। इसकी गणना प्रमाप विचलन की भांति ही की जाती है। अंतर केवल इतना है कि इसमें वास्तविक मूल्यों को संगणित प्रवृत्तियों से विचलन लिए जाते हैं, यानी कि इसमें वास्तविक मूल्य होते हैं और संगणित जो प्रवृत्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, त्रुटि जानने के लिए भी यहाँ पे फॉर्मूला है। आप बेसिकली अगर आप नॉर्मल तरीके से करना चाहें तो आप सारी चीज़ों को जोड़िए और उसके बाद जितने भी नंबर से, यानी कि जो n है उससे उसको डिवाइड कर देंगे तो उसकी जो सही मात्रा है वो निकल के आ जाएगी। आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं, अदरवाइज आपके पास ये फॉर्मूला है ही, आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे त्रुटि निकालने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है, त्रुटि निकालने के लिए आप इसे निकाल सकते हैं। अदरवाइज एवरीवन, आपका जो ये चैप्टर है ये खत्म होता है यहीं पे। आपकी जो बुक है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। आपका ये चैप्टर नंबर 7 था। अगर आपने बाकी के चैप्टर्स को नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करिए और सभी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, बहुत सारी थ्योरी है जो आपको स्पेशली याद करनी है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम हो रही है या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आंसर गलत आ रहा है तो उससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें बुक में भी बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो रखी हैं, तो आपको उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिकली फोकस करेंगे अपने फॉर्मूलाज पे, अपनी थ्योरी पे। ठीक है, इसके हेल्प से ही आप एग्जाम को पास कर सकते हैं। अदरवाइज एवरीवन, अगर आपको और कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जिसका पॉसिबल हो पाएगा मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आगे की नोटिफिकेशन के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड आप हमारे ब्लॉगर पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।